हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। इससे पहले जो है हम एनसीईआरटी की समरी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है हम ईवीएस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सिग्निफिकेंसेस क्या हैं, ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ईवीएस जो है बेसिकली हमने एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर ली है। आज मैं ईवीएस के बारे में आपको अपडेट कर दूंगी, उसके बाद हम लर्निंग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज मैंने पहले से सब बोर्ड पर लिख लिया है क्योंकि तबीयत जो है वो थोड़ी ठीक नहीं है, फीवर है। तो मैं शुरू करती हूँ। मैं बैठ जाऊंगी और मैं आपको साइड से इंडिकेट करके टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करा दूंगी। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट जो है वो होता है पर्यावरण। एनवायरमेंट क्या होता है हमारा? पर्यावरण। पर्यावरण में हमें पता है कि जो भी चीजें हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं वो हमारी होती हैं पर्यावरण। जितनी भी चीजें, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, मतलब लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो हमारी क्या होंगी? पर्यावरण, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का ही वो पार्ट होंगी सारी चीजें। तो फिर जैसे कि हमारे आसपास पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पहाड़, इंसान जो भी है, ह्यूमन बीइंग्स, ये सब हमारे क्या है? एनवायरमेंट का एक पार्ट है। एनवायरमेंट जो है वो हमारा सारी जितनी भी हमें प्रकृति से चीजें प्राप्त हैं, जो चीजें हमने खुद बनाई हैं, इन सब से मिलकर बना है। अब हमें जो है ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमें पर्यावरण को कैसा रखना है, एनवायरमेंट को कैसा रखना है? नीट एंड क्लीन। हमें जो एनवायरमेंट है इसको बिल्कुल साफ सुथरा रखना है। इसका जो क्षेत्र है, हम अगर इसकी बात करें कि कंसेप्ट ऑफ ईवीएस क्या है, कि बहुत सारी चीजें जो हैं खत्म होने की कगार पर हैं, कुछ जानवर लुप्त हो रहे हैं और मतलब ऐसी बहुत सारी परेशानियां बढ़ रही हैं। प्रदूषण जो है अपने आप में एक बड़ी समस्या है, प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो इन सब से निपटने के लिए, इन सब के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा कंसेप्ट ऑफ ईवीएस। फिर सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज का महत्व। एनवायरमेंटल स्टडीज का महत्व क्या होगा? एनवायरमेंटल स्टडीज का महत्व होगा कि भाई जो ईवीएस है वो हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी हो गया है, क्योंकि इतना सब कुछ जो है हम प्रकृति के द्वारा जो हमें सुंदर सुंदर चीजें प्राप्त हैं, हम उसका हनन कर रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, जानवरों की कुछ प्रजातियां बिल्कुल लुप्त होने की कगार पर है और कुछ लुप्त हो चुकी हैं। तो इन सबको हम कैसे कंजर्व करें, संरक्षित करें, ये सब चीजें के लिए जो है ईवीएस को पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये महत्व है कि भाई जो बीमारियां इतनी बढ़ती जा रही हैं उसमें हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखकर इन सब चीजों से बच सकते हैं, या फिर जो पेड़ पौधे काट कर जो है इंसान एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है उससे कैसे निपटे हम। तो ये सब चीजें जो है वो हम सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस के अंदर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईवीएस, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स माने होता है हमारा उद्देश्य, कि ईवीएस पढ़ने के उद्देश्य क्या है। तो ईवीएस पढ़ने के जो उद्देश्य हैं, हमें पता है कि जो पर्यावरण है वो व्यक्ति को पर्यावरण अध्ययन जो है वो समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भावनाओं को पर्यावरण के साथ जोड़ता है। जितने भी ये हमारे आसपास चीजें हैं, पृथ्वी, वायु, जल, पेड़ पौधे, ये सभी जो हैं इनके प्रति जागरूकता पैदा करता है कौन? ईवीएस। तो ये ईवीएस का एक उद्देश्य है। और जो मनुष्य है वो पर्यावरण अध्ययन बताता है कि मनुष्य को पर्यावरण को साफ सुथरा रखना है और सुंदर रखने में कैसे बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करना है, कैसे वो इसको साफ सुथरा रख सके। इसके बाद जो है हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड ईवीएस। इंटीग्रेटेड ईवीएस का मतलब है समेकित पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? समेकित पर्यावरण अध्ययन। तो जो इंटीग्रेटेड ईवीएस है हमारी, इसमें हम ईवीएस को ना हम एक होल के रूप में पढ़ते हैं।
ईवीएस को हम पार्ट नहीं मानते। ईवीएस के अंदर हमारा सोशल साइंस ये सारी चीजें कवर हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब चीजें। और आपको पता ही होगा कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में जो प्राइमरी लेवल है उसमें ईवीएस की कोई बुक नहीं होती। वहां जो है ईवीएस लैंग्वेज के थ्रू और मैथ्स की बुक के थ्रू पढ़ाया जाता है फर्स्ट और सेकंड क्लास में। थर्ड क्लास से फिफ्थ तक जो है ईवीएस की इंटीग्रेटेड बुक आती है, जिसमें थोड़े साइंस के कंसेप्ट, सोशल साइंस के कंसेप्ट इस तरीके से दिया गया होता है। तो इंटीग्रेटेड ईवीएस का मतलब यही है कि इसमें पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, मतलब सोशल साइंस के सारे पार्ट और साइंस का सारा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब जो है एक इंटीग्रेटेड मैनर में हम पढ़ते हैं। किसमें? ईवीएस में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज की, तो एनवायरमेंटल स्टडीज जो है वो क्या है? एनवायरमेंटल स्टडीज जो है, एनवायरमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ्स। सबको पता है कि जो एनवायरमेंट है वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और पर्यावरण के थ्रू जो है हम पूर्ण रूप से एक दूसरे पर जुड़े हैं, आश्रित हैं, और इसका पर्यावरण अध्ययन का जो है हमारे जीवन पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण अध्ययन से जो है एक जो बच्चा है वो एक अच्छा छात्र, एक अच्छा विद्यार्थी और मतलब एक आदर्श नागरिक बनकर सामने आता है। और जो पर्यावरण से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, वो उनको प्रेजेंट में सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो ये हो गया हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज। अब हम बात करते हैं एनवायरमेंट एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम कहेंगे कि पर्यावरण शिक्षा वह शिक्षा है जो छात्र को पर्यावरण की गहराई तथा उससे जुड़े सभी तत्वों के बारे में ज्ञान देती है। मतलब कि एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है वो क्या कहती है कि हमें डेप्थ में चीजें समझनी है, और वो उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं समस्याओं को, और जो है पर्यावरण का बिना नुकसान किए कैसे वो रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, कैसे रिसोर्सेज बढ़ा सकते हैं। तो ये सब नॉलेज जो है हमें कहाँ से मिलेगी? एनवायरमेंटल एजुकेशन से। इसके बाद जो है हम करते हैं लर्निंग प्रिंसिपल ऑफ ईवीएस। लर्निंग जो है, लर्निंग माने होता है सीखना, अधिगम, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। लर्निंग जो है वो एक प्रोसेस है चेंजेस का, जो हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो लर्निंग कहलाता है। लर्निंग जो है वो एक एक्टिव रिस्पॉन्स है। ए मैन लर्न ऑल द टाइम्स। एक आदमी जो है वो हर समय सीखता रहता है। अब आप इस समय भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, और मैं भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, तो मैं भी कुछ ना कुछ नया सीख रही हूँ, कुछ ना कुछ मुझे भी नया जानने को मिल रहा है, क्योंकि मैं चीजें पहले पढ़ती हूँ फिर नोट्स बनाती हूँ। तो मतलब लर्निंग जो है वो थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ चेंजेस दैट अकर ड्यू टू experiences in behavior. Learning is an active response. A man learn all the times. तो लर्निंग जो है वो एक प्रक्रिया है जिसमें कि जो हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो बदलाव हमारे बिहेवियर में आते हैं वो लर्निंग कहलाते हैं। और जो लर्निंग है वो हमारा एक्टिव रिस्पॉन्स है, और एक आदमी जो है अपनी थ्रू आउट लाइफ सीखता रहता है। अब अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ लर्निंग इज accumulation of habits, knowledge and experiences। की जो वुडवर्थ है वो क्या कहते हैं कि जो लर्निंग है वो है ना हमारी हैबिट्स, नॉलेज और एक्सपीरियंसेस के थ्रू हमेशा चलती रहती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। अब लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक है यूनिवर्सल, मतलब कि लर्निंग जो है वो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पूरी लाइफ चलती है। ग्रोथ, लर्निंग जो है वो एक ग्रोथ है, लर्निंग इज ए ग्रोथ। एडेप्टेशन एक्टिविटी, ये एक ग्रहण करने की एक्टिविटी है। चेंज, लाइफ जो है लर्निंग जो है वो क्या है? एक चेंज है। लर्निंग इज ए चेंज। लर्निंग इज अ टाइप ऑफ रिसर्च। लर्निंग जो है वो एक तरीके की रिसर्च है। एक्टिव प्रोसेस है, और पर्सनल एज वेल एज सोशल। तो लर्निंग जो है वो हमारी क्या है? व्यक्तिगत होने के साथ साथ सामाजिक भी है। अब इसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग।
टाइप्स ऑफ लर्निंग में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले रूट लर्निंग। रूट लर्निंग माने होता है रूट लर्निंग माने होता है रट्टा करके जो हम सीखते हैं, रट्टा मार अधिगम। तो रट्टा मार के जो चीजें हम सीखेंगे वो हमारा हो जाएगा रूट लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग जो है हमारी सेकेंड लर्निंग का टाइप है। In this learning, children learn the meaning of each word. The child first understands the concept and then learn it. Meaningful learning is crucial for in-depth knowledge. तो जो हमारी मीनिंगफुल लर्निंग है वो क्या होती है, ये बहुत ही गहन अध्ययन है। बच्चा जो है एक शब्द से हर एक शब्द का मतलब समझता है और फिर इसको अपने बिल्कुल कंसेप्ट सारे क्लियर करके उसको करता है। तो मीनिंगफुल लर्निंग जो है बेटर है और टीचर जो है इसके ओर ध्यान देंगे। टीचर बिल्कुल प्रमोट नहीं करेंगे रूट लर्निंग को, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि रूट लर्निंग को टीचर बिल्कुल प्रमोट नहीं करेंगे। फिर है रिसेप्शन लर्निंग, यानी कि अधिग्रहण सीखना। बच्चों में जो है ज्ञान को सीखने की जो क्षमता होती है वो अपने आप होती है, वो जहां भी जो कुछ मिलता है उसको अपने अंदर आत्मसात करते रहते हैं। ऐसे ही आपके ओसवेल जो थे उन्होंने कहा था कि बच्चे जो है रटकर या अर्थपूर्ण ढंग से किसी न किसी रूप में सीखते ही रहते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग जो होती है वो होती है हमारी अन्वेषण सीखना। मतलब आपने देखा होगा कि प्याजे ने भी हमारे बात की है कि बच्चा जो है वैज्ञानिक परिवर्ती का होता है और वो कुछ ना कुछ खोजबीन करता रहता है। तो इसी तरीके से जो बच्चे होते हैं वो कुछ ना कुछ खोजबीन करते रहते हैं और उन सब के थ्रू वो जो कुछ सीखेंगे वो हमारा आ जाएगा डिस्कवरी लर्निंग में। ठीक है, वो किस में आ जाएगा हमारा डिस्कवरी लर्निंग में। फिर है सिग्नल लर्निंग मतलब कि संकेत अधिगम सीखना। संकेत अधिगम, तो संकेत अधिगम क्या होता है कि जब हम कुछ कर रहे हैं या फिर हमें कोई सामान्य सी हिंट मिल जाए, ठीक है, नॉर्मल सी हिंट मिल जाए और उसके थ्रू हम कुछ चीजें सीखें तो वो हमारी सिग्नल लर्निंग के अंदर आ जाएगा। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, स्टिमुलस तो आपको पता ही है उद्दीपक। तो जो भी उद्दीपक के थ्रू हम जो कुछ सीखेंगे, जैसे आपने देखा होगा पैवलव स्किनर के जो एग्जाम वो है थ्योरीज हैं, उन्होंने जो रिसर्च किए तो कैसे लार आई, तो उन्होंने क्या प्रोवाइड किया था, स्टिमुलस प्रोवाइड किया था। तो इसी के थ्रू जब हम स्टिमुलस प्रोवाइड करके कुछ भी सिखाएंगे तो फिर वो क्या कहलाएगा इसके अंदर, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। उसके बाद सेवेंथ है हमारी चेन लर्निंग। सेवेंथ क्या है हमारी चेन लर्निंग। तो चेन लर्निंग में क्या होता है कि इसमें जो है पहले तो इसका अर्थ होता है श्रृंखला अधिगम। इसमें जो है उद्दीपक होते हैं यानी कि जो स्टिमुलस होते हैं उनका कंटिन्यूअसली एक क्रम निश्चित होता है, एक सीरीज होती है कि जैसे अभी स्टिमुलस आज 12 बजे मिला तो कल 12 बजे होगा। जैसे मैं होपफुली कोशिश करती हूँ कि अपनी वीडियो जो है 11 बजे तक डाल दूं और कुछ दिन मैं डाल भी पा रही हूँ 11 बजे तक। तो वो होता है कि चेन लर्निंग, मतलब एक कंटिन्यूटी में स्टिमुलस मिलता रहे। ठीक है। वर्बल एसोसिएशन लर्निंग मतलब कि शब्द साहचर्य अधिगम। शब्द साहचर्य अधिगम में क्या होता है कि जो ज्ञान है उसको शाब्दिक रूप प्रदान कर किसी भी वस्तु से संबंध स्थापित करने का जो कार्य है वो शाब्दिक साहचर्य सीखने के अंतर्गत आता है। तो जो सीखी गई वस्तु है उसको क्या मिल जाता है, स्थायित्व, वो परमानेंट हो जाती है। तो वो हमारी क्या होती है, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। 9th पॉइंट है हमारा डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग यानी कि विभेदीकरण लर्निंग, विभेदात्मक अधिगम। जब हम ना 2 या 2 से अधिक स्टिमुलस से या फिर उत्तेजनाओं से को सीखे हुए काम में भेद कर सकते हैं, मतलब जब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, तो वो हमारी कौन सी लर्निंग होगी, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। 10th है हमारा कंसेप्ट लर्निंग यानी कि प्रत्यधिगम। जब है ना हम किसी एक पर्टिकुलर वस्तु या घटना के बारे में हम अपना कोई अनुक्रिया जो है वो प्रकट करें या मतलब उसके बारे में एक संभव तरीके से सीखें तो वो हमारी कहलाती है कंसेप्ट लर्निंग। और फिर इसके बाद है रूल लर्निंग। रूल लर्निंग के अंतर्गत आता है नियम अधिगम। इसके थ्रू जो है हम जल्दी चीजें सॉल्व कर पाते हैं। रूल लर्निंग का मतलब है कुछ नियम जो है पहले से डिसाइड कर दिए जाते हैं,
उसी के थ्रू हमें अधिगम लेना होता है। जैसे आप मैथ्स की पाइथागोरस थ्योरम ले सकते हैं कि x² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। अगर हम बच्चे को पाइथागोरस थ्योरम का ये फॉर्मूला करा देंगे तो बच्चा जो है उस रूल के थ्रू फटाफट से सारे इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर देगा कि हमने h² दिया, p² दिया और b² निकालना था, तो h² माइनस p² इज इक्वल्स टू b²। तो इस तरीके से बच्चा जो है थोड़ा जल्दी सीखेगा और ये इस तरीके की लर्निंग जो है वो रूल बेस्ड होती है, तो रूल लर्निंग कहलाती है। इसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। 12th हमारी कौन सी है? प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग जो है वो हमारी समस्या समाधान अधिगम है कि मतलब हम बच्चे के सामने एक सिचुएशन देंगे, एक प्रॉब्लम देंगे और उसको बच्चा कैसे डिफरेंट तरीके से जो है समाधान लेकर आएगा, मतलब सॉल्यूशंस बताएगा कि इस तरीके से इस चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं और ये वो। फिर लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग मतलब होता है गुप्त लर्निंग। लेटेंट लर्निंग मतलब क्या होता है? गुप्त अधिगम, मतलब कि छुपा हुआ, जिसमें हमें ये पता ना चल रहा हो कि हमारा अधिगम हो रहा है पर पीछे से मतलब कुछ छुप के हमारा अधिगम चल रहा है। इसका एग्जाम्पल जो है हम ले सकते हैं भूल भुलैया। मतलब भूल भुलैया में क्या होता है कि हमें रास्ता खुद ब खुद ढूंढना होता है और हम मतलब ढूंढते रहते हैं, तो ये एक तरीके से क्या होती है? गुप्त लर्निंग होती है। ई लर्निंग। ई लर्निंग आप लोगों को पता है, ई लर्निंग जो है वो हमारी आजकल जो है सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से है, तो इस तरीके से जब हम इंटरनेट के माध्यम से कुछ भी सीखेंगे इंटरनेट के माध्यम से तो वो हमारा ई लर्निंग के अंदर आएगा। यहाँ पे मैंने एक 15th जो है वो लिखी नहीं, स्पेस कम था। 15th है एक हमारी ब्लेंडेड लर्निंग। 15th कौन सी हमारी? एक ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग जो है वो हमारी क्या होती है कि है ना बच्चा ऑफलाइन और ऑनलाइन जब दोनों के माध्यम से सीखता है तो वो हमारी ब्लेंडेड लर्निंग कहलाती है। ये हमने की है टाइप्स ऑफ लर्निंग। एक बार आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब कर देती हूँ। एक लास्ट पॉइंट बचा है वो समझा के मैं टॉपिक को क्लोज करती हूँ आज का। मिटा दूं? ठीक है, तो हमारा जो है एक टॉपिक बचा था, हमारा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मतलब कि अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम का स्थानांतरण। तो अब ये हमारा 3 तरीके का है। एक है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मतलब कि अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। दूसरा नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तीसरी है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यानी कि शून्य, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। तो आप सोच रहे हैं मैंने क्या लिख दिया, मैं बता रही हूँ। अब नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है वो हमारी क्या कहती है कि जैसे पहले तो बच्चे ने सीख लिया पीयूटी पुट, ठीक है, मतलब कि प्रीवियस नॉलेज का असर पड़े। पहले बच्चे ने सीख लिया, इसको क्या बोलते हैं? पुट। अब फिर बच्चा सीख रहा है बट, बीयूटी बट।
तो बच्चा कंफ्यूज होगा कि इसको गुड क्यों नहीं कहते। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो पहले वाली जो नॉलेज है उसका जो हम अब प्रेजेंट में सीख रहे हैं उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, उसको सीखने में कठिनाई हो। तो ये हमारी कौन सी होती है, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। और पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है कि हमने कुछ चीज पहले से सीखी हुई है और हम कुछ और सीख रहे हैं, तो उसका उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, पॉजिटिव वो। जैसे कि हमने पहले काउंटिंग सीख ली, उसके बाद जो है हम काउंटिंग को और आगे ज्यादा सीखते जाएंगे, ये सब हो गया। या फिर मतलब कि जो आपके पास पिछली नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, उसको हम जो है इसके साथ अपनी जो अभी प्रेजेंट में जो हम सीख रहे हैं उसके साथ कनेक्ट कर सके और एक पॉजिटिव वे में उस पिछली वाली नॉलेज को यूज कर सके, तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो गया। और नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या हो गया हमारा, कि जो हमने पीछे सीख रखा है वो हमारे अभी सीखने में प्रॉब्लम क्रिएट करे। और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो गया कि पिछली का अब वाले से कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया मेंसुरेशन और जियोग्राफी, ये जो कि यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ आ जाएगा। कि मान लो पहले बच्चे ने मेंसुरेशन कर लिया, वो क्या कर रहा है, ज्योमेट्री कर रहा है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा यहाँ कि अधिगम का शून्य स्थानांतरण। सकारात्मक स्थानांतरण क्या होगा कि पिछली वाली का अब के सीखने पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। नेगेटिव क्या होगा कि पिछली वाली का अब जो सीख रहे हैं उस पर बीच में रुकावट डाले, प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो वो नेगेटिव हो गया। फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की क्लास और मुझे लग नहीं रहा था मैं ये क्लास ले पाऊंगी, बट मैं ले पाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। नॉलेज बांटने से बढ़ती है। थैंक यू सो मच।